हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के लिए घटना चक्र के मॉडल उत्तर आज हम करने वाले हैं। मेरे जो मेंस के नोट्स हैं उसमें भी आपको ये प्रश्न उत्तर मिलेंगे। बहुत ही शानदार ये प्रश्न होते हैं जो घटना चक्र में दिए होते हैं। आज हम 11 नंबर के प्रश्न पढ़ेंगे और क्वेश्चन का लेवल ही बहुत अच्छा होता है जैसा कि एमपीपीएससी में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके 2 से 3 वीडियो बना चुकी हूँ। इसके अलावा मेरे चैनल पर 3 सीरीज़ फिलहाल में चल रही है। एक मेंस के लिए चल रही है एम सीरीज़, प्रीलिम्स 2024 के लिए पी सीरीज़ चल रही है और एमपी डेली करंट अफेयर्स रोज़ मैं आपके लिए लेके आती हूँ। जो जो न्यूज़ आप सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे वही मैं आपके लिए रात में ही क्वेश्चन बना के आपको प्रस्तुत कर देती हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो अभी तक मेरा एमपी डेली करंट अफेयर्स, तो ज़रूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मेरे लेटेस्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षाविद के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका की विवेचना करना है। ये आपको लोकतांत्रिक विचारक वाले में भी आ सकता है और एथिक्स के थिंकर वाले में भी आज पूछा जा सकता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो महान शिक्षाविद थे। वह व्यक्ति की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। रविंद्रनाथ टैगोर को हमको केवल जो पूछा है वही बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उनकी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं तो हमें उनकी शिक्षा पर ही जोर दे के लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर महान शिक्षाविद थे। वह व्यक्ति की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे, लेकिन स्कूल में विद्यार्थियों को कैद करके पुरातन एवं अनुपयोगी शिक्षा के वो विरोधी थे। जो शिक्षा का कोई उपयोगी नहीं है उस शिक्षा को देने से वो मना करते थे, उसके वो विरोधी थे। वह शिक्षा को खुले वातावरण में देने के पक्ष में थे, क्योंकि वह यह मानते थे कि शिक्षा की कोई सीमा नहीं होती, अतः उसे सीमित विषय में बांधना उचित नहीं। जैसे कि सिलेबस दे दिया जाता है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है, तो उनका मानना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी ज़्यादा शिक्षा दे पाओ बाहरी जीवन की वो ज़्यादा ज़रूरी है, और एक क्लास में बांध के उनको शिक्षा नहीं देना चाहिए, खुले वातावरण में शिक्षा देना चाहिए। रविन्द्रनाथ की स्वयं की शिक्षा भी प्रारंभ में स्कूल में हुई तथा बाद में घर पर अध्ययन ही द्वारा हुई थी। भारतीयता से ओतप्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन में बोलपुर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की। भारतीयता से ओतप्रोत रविन्द्रनाथ टैगोर ने कब बोलपुर ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की? 1901 में की। इस विद्यालय की स्थापना में रविन्द्रनाथ टैगोर का उद्देश्य था कि विद्यार्थियों को पुरानी शिक्षा प्रणाली की कठिनाइयों एवं दोषों से बचाया जा सके तथा उन्हें युग की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा की भीरुता को त्याग कर शक्तिशाली बनाने का मंत्र मानते थे। वो क्या मानते थे कि शिक्षा की भीरुता को त्याग दिया जाए और उसको एक शक्तिशाली, मतलब शिक्षा से भय ना किया जाए बल्कि उसको शक्तिशाली यंत्र बनाया जाए। उन्होंने विद्यार्थियों से एक भाषण में कहा था कि वह ग्रामीण को शिक्षित बनाएं तथा उन्होंने अपनी भीरुता का परित्याग कर शक्तिशाली बनने एवं स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। उनको शक्तिशाली बनाएं और उनको ये चीज़ स्वयं करने के लिए प्रेरित करें। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी कला, शिल्प एवं संस्कृति के प्रोत्साहन से अनेक बार देशी रियासतों से भी अपील कर चुके थे। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना में उन्होंने प्रमुख रूप से भाग लिया, जिसका उद्देश्य यह था कि राजनीतिक अपराधों के लिए जिन छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों में या सरकारी शिक्षा संस्थानों से बहिष्कृत कर दिया है, उनकी शिक्षा को राष्ट्रीय ढंग से व्यवस्थित किया जाए। एक महान शिक्षा शास्त्री रविन्द्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1918 को विश्व भारती की स्थापना की। ये डेट भी याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी? 1918 में। विश्व भारती में उन्होंने 1999 से विधिवत शिक्षण कार्य भी आरंभ कर दिया था। इसका उद्देश्य पूरब की महानता को विश्व के सामने प्रकाशित करना था। क्या उद्देश्य था? जो पूरब की महानता है उसको विश्व के सामने प्रकाशित करना और पूरब तथा पश्चिम के बीच परस्पर सौहार्द स्थापित करना। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरब की जो महानता है वो विश्व के सामने प्रकाशित हो तथा पूर्व और पश्चिम के बीच प्यार जो है वो बना रहे। वो पश्चिमी सभ्यता को बुरा नहीं मानते थे। तो ये हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो शिक्षाविद के बारे में पढ़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज है। इसमें आपको प्रीलिम्स भी मिलेंगी, मेंस भी मिलेंगी, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे,
अलग अलग भी लेना चाहें आप, मेंस अलग लेना चाहें, प्रीलिम्स अलग लेना चाहें, ये प्रैक्टिस सेट तो वो भी मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की आपको टोटल 11 बुकलेट मिलेंगी, एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मिलेगा तैयारी के लिए। इन 11 बुकलेट में आपको पर्टिकुलर यूनिट वाइज बुकलेट मिलेंगी। उन हैंड रिटन बुकलेट हैं, बहुत ही शानदार डाटा है उनमें। हैंड रिटन है तो पढ़ने में बहुत आसानी होगी, ऐसा लगेगा कि आपने खुद ही नोट्स बनाए हैं, और बहुत ईजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। साथ में प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं 3, ये 12,000 MCQ हैं और ये यूनिट वाइज MCQ हैं। यूनिट वाइज जैसे यूनिट 1 के 1,000 प्रश्न हैं, यूनिट 2 के 1,000 प्रश्न हैं, इस प्रकार से ये 12,000 MCQ तैयार किए गए हैं। 10,000 क्वेश्चन यूनिट वाइज हैं, बाकी 2,000 करंट अफेयर्स हैं। इसमें एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में हम आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के और भी क्वेश्चन अलग अलग स्टेट में जो भी एग्जाम में पूछे गए वो पूछे जाएंगे, वो करवाए जाएंगे। मुख्य परीक्षा की 44 बुकलेट मिलती हैं, जिसमें 3 नंबर की 12 बुकलेट और 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट मिलती हैं। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलते हैं, जैसे कि पॉलिटी का अलग, हिस्ट्री का अलग, एंशिएंट का अलग, मॉडर्न का अलग, तो ये अलग अलग हिस्ट्री के अलग अलग ग्रुप मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे नोट्स हैं मेंस के, वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हर एक टॉपिक को प्रश्नोत्तर रूप में कवर किया है। जिस तरह से आंसर फ्रेम करते हैं, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से इनको बनाया गया है। रेडीमेड मटेरियल है ये। तो ये हमारा जो संपूर्ण पैकेज है, प्री प्लस मेंस प्लस प्रैक्टिस सेट का, ये टोटल 58 बुकलेट का पैकेज है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर ये दिया हुआ है। साथ में यहाँ पे अपना नंबर भी सेव करा दीजिए, स्टेटस के थ्रू भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राजनीतिक चेतना के प्रेरक कारकों की विवेचना कीजिए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में राजनीतिक चेतना के कारण क्या थे, जो प्रेरक कारण मतलब जिसने राजनीतिक चेतना को प्रेरणा दी थी, जिससे राजनीतिक चेतना उभरी थी, वो कारण क्या है, वो आपको बताना है। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक चेतना के प्रेरक कारकों में प्रमुख कारण पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का सकारात्मक प्रभाव था। मतलब जो पाश्चात्य पद्धति है शिक्षा की, या बोलो तो पश्चिमी सभ्यता की जो शिक्षा पद्धति है, वो एक मेन रोल कर रहा था, वो एक मेन प्रेरक रोल प्ले कर रहा था। क्लर्कों को पैदा करने तथा भारतीयों को विचारों के स्तर पर गुलाम बनाने के लिए आरंभ की गई इस शिक्षा पद्धति ने बुद्धिजीवी भारतीयों के एक ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो पश्चिम के प्रति उदारवादी थे और जनतंत्री विचारों के द्वारा प्रभावित थे, तथा अपने देश के जीवन में उन विचारों को कार्यान्वित होना देखना चाहते थे। मतलब पश्चिमी सभ्यता के जो विचार हैं वो हमारे यहाँ आए। 19वीं सदी का पुनर्जागरण तथा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी राजनीतिक चेतना को लाने में मुख्य भूमिका अदा की। स्वामी विवेकानंद द्वारा दासत्व पर चोट तथा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्वराज और स्वदेशी की अवधारणा का प्रचार गहरा प्रभाव डालने वाले सिद्ध हुए। भारतीयों के प्रति अपनाई गई नस्ली भेदभाव की नीति, जिसकी अभिव्यक्ति उन्हें उच्च सरकारी पदों से वंचित रखने में तथा न्याय के क्षेत्र में दोहरे मापदंड अपनाने में हुई। लिटन के शासनकाल में बनाए गए दमनकारी कानून तथा आर्म्स एक्ट तथा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जो अकाल आए थे, उसमें जो बीमारियां फैली थी, उसमें सरकार ने बहुत उपेक्षापूर्ण नीति अपनाई। अतीत के इतिहास की जानकारी से लोगों में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। यातायात के साधन भी प्रेरक बढ़ाई, क्योंकि उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पर विचारों का आदान प्रदान करने में सहायता करी। अंत में आर्थिक शोषण तथा बर्बादी से उत्पन्न आक्रोश भी राजनीतिक चेतना को पैदा कर रहा था। भारत का नवोदित पूंजीपति वर्ग सरकार की नीतियों से जो सरकार की नीतियाँ थी उनके द्वारा जो ब्रिटिश पूंजीपति व व्यापारियों को मिलने वाली सहायता तथा करारोपण की भेदभाव नीति के कारण भी नाराज था। तो किसान लगान के बोझ और महाजनी शोषण से त्रस्त हो गया था। नवोदित बुद्धिजीवी वर्ग अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी चाहता था। नया जो बुद्धिजीवी आया था वो क्या चाहता था कि उसको उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी मिले, जो उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। इस आर्थिक शोषण ने राजनीतिक चेतना के लिए बुनियादी रखने का प्रयास किया।
और इस राजनीतिक चेतना को बुनियादी रखने का काम किया। तो इस प्रकार से आप ये आंसर लिख सकते हो कौन कौन से कारण थे। इनको पॉइंट में भी लिख सकते हो और नॉर्मली मेरा जो मेंस के नोट्स हैं हैंड रिटन वाले, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन जो क्या कारण थे आधुनिक इतिहास बुकलेट में पॉइंट वाइज पॉइंट बताया हुआ है। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मृत्यु या हत्या किसकी रचना है? मृत्यु या हत्या, मृत्यु या हत्या किसकी रचना है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। मृत्यु या हत्या किसकी रचना है, सभी लोग इसको कमेंट करके बताइएगा कि मृत्यु या हत्या किसकी रचना है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के स्वरूप का वर्णन कीजिए। क्या यह विद्रोह भारतीय संघर्ष स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम संग्राम था? तो 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना है जिसने भारतीय जनमानस को गंभीरता से प्रभावित किया। इसके स्वरूप को लेकर विद्वानों में आज तक मतभेद बना हुआ है। विद्वानों का एक वर्ग जहां इसे मात्र सैनिक विद्रोह मानता था, वहीं दूसरा पक्ष इसको स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देता था। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार यह विद्रोह देशभक्ति से रहित स्वार्थपूर्ण एक सैनिक विद्रोह था जिसे ना तो देशज नेतृत्व प्राप्त था, मतलब देश का नेतृत्व प्राप्त था, और ही कोई जन समर्थन और ना ही कोई जन समर्थन प्राप्त था। LER रीस के अनुसार यह विद्रोह कट्टर धार्मिक ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम था। क्या था? तो कट्टर धार्मिक ईसाई है उनके विरुद्ध ये संग्राम था। TR होम्स के अनुसार यह सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। आउट्रम और टेलर के अनुसार हिंदुओं के असंतोष का लाभ उठाकर मुसलमानों द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। इन विचारों के विरुद्ध ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बेंजामिन डिज़राइली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी तथा के सेन ने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये वन लाइनर में जो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। VD सावरकर ने जो 1857 का विद्रोह था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और RC मजूमदार ने कहा था कि ये ना तो प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ये प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा नहीं दी जा सकती है क्योंकि विद्रोह से देश का एक बड़ा हिस्सा अछूता रहा, मतलब हर क्षेत्र में ये नहीं फैली, और राष्ट्रीय का मतलब होता है हर क्षेत्र में फैली। विद्रोह के नेता राष्ट्रीय हित में कम व्यक्तिगत हित में ज़्यादा लड़ रहे थे। विद्रोह का स्वरूप चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इतना जरूर था कि इससे उत्तर भारत पूरी तरह प्रभावित हुआ था और कंपनी की सरकार की जड़ें हिल गई थी। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार को कंपनी का शासन समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अगर समस्त घटनाओं का विवेचन किया जाए तो विदित होता है कि इसमें न केवल सैनिकों ने भूमिका निभाई थी, बल्कि जो किसान हुए हैं, हिंदू मुस्लिम हैं, दोनों संप्रदायों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसका संपूर्ण असर भारत की कंपनी पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय तथा विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था और जो आधुनिक राष्ट्रवाद जो पनपी थी, किस तरह से राष्ट्रीयता की भावना लोगों में पैदा हुई थी, तो वो कारण आपको बताना है। तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था और विकास हुआ था किसी एक कारण से नहीं हुआ था, बल्कि जो ब्रिटिशकारी बहुत सारी नीतियाँ थी उनके कारकों एवं परिस्थितियों का परिणाम था, जिसके कारण महत्वपूर्ण है, और जिसके कारण इस प्रकार है। सबसे पहला कारण क्या था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। अंग्रेजी शासन का उद्देश्य था ब्रिटिश को, जो ब्रिटिशर्स थे उनको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, जिसके कारण विभिन्न वर्गों जैसे कृषक हुए, शिल्पकार हुए, दस्तकार हुए, मजदूर हुए, व्यापारी हुए तथा शिक्षित वर्गों को बहुत ज़्यादा क्षति हुई। इन वर्गों का मानना था कि जब तक विदेशी शासन रहेगा उनके आर्थिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। इस सोच ने आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में योगदान दिया। ब्रिटिश शासन ने पूरे भारत को एक झंडे तले एकत्रित कर एक दक्ष कार्यपालिका, संगठित न्यायपालिका तथा संहिताबद्ध फौजदारी तथा दीवानी कानून पूरे भारत में लागू कर दिए थे। प्रशासनिक सुविधाओं, सैनिक रक्षा उद्देश्यों, आर्थिक दोहन तथा व्यापारिक शोषण की बातों को ध्यान में रखे तब परिवहन तथा संचार के तीव्र साधनों का भी विकास किया गया। परिणाम स्वरूप एकीकरण से विभिन्न भाग के लोगों को आर्थिक हित आपस में जुड़ गए और यातायात एवं संचार के साधनों द्वारा विभिन्न वर्गों के बीच राजनीतिक संपर्क स्थापित हो गया, जिससे राष्ट्रवाद के विकास की गति तीव्र हुई।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीयों को सबसे प्राचीन इतिहास का ज्ञान कम था। वे केवल मध्यकालीन और 18वीं शताब्दी के इतिहास से परिचित थे, लेकिन तत्कालीन यूरोपीय तथा भारतीय इतिहासकारों ने भारतीयों को प्राचीन संस्कार सांस्कृतिक विरासत को पुनर्व्याख्यात कर राष्ट्र की एक नई तस्वीर पेश की, जिससे लोगों में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। चौथा पॉइंट है फ्रेंड्स, इसकी पीडीएफ में आधुनिक इतिहास का जो ग्रुप है जो आपको मेंस के नोट्स के साथ मिला है उसमें भेज दूंगी, तो आपको कोई फैक्ट अगर लग रहा है कि आपको अपने नोट्स में जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिएगा। अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ के साथ ही भारतीयों का पाश्चात्य विचारों से परिचय हुआ, मतलब जो पश्चिमी सभ्यता के विचार हैं तथा नव पाश्चात्य शिक्षित वर्ग का उदय हुआ तथा एक नया पश्चिमी सभ्यता वाला शिक्षित वर्ग का उदय हुआ। कालांतर में इसी बौद्धिक मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला है 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय, बंकिम चंद्र आदि की रचनाओं ने भी भारतीयों में स्वतंत्रता, समानता, एकता, भाईचारा तथा राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाया। इसके साथ ही तत्कालीन विश्वव्यापी घटनाओं का प्रभाव, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का अभ्युदय, प्रेस तथा समाचार पत्र की भूमिका आदि ने आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आधुनिक इतिहास का जो यूनिट है उससे ये रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एथिक्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।